दीप्ति जी आइए। मैं तब चेन्नई में थी और राजस्थान पत्रिका वहाँ आता था, तो उसमें एक कहानी मैंने देखी, तो उसमें देखा और अखबारों में कहानियाँ छपती हैं तो उन कहानियों पर मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन उस कहानी की जैसे ही मैंने पहली लाइन पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये कहानी तो है वो पढ़ी जानी चाहिए। मुझे अभी उसका शीर्षक और कहानी कुछ याद नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो 3 साल पहले का वाक़या है। फिर मैंने फेसबुक पर खोजा, फेसबुक पर देखा और मैंने फेसबुक पे मैसेज किया कि राजस्थान पत्रिका में जो कहानी छपी है गौरव सोलंकी के नाम से, आप वही हैं क्या? तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। हमने कहा आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, और उसके बाद फिर पता चला कि मुंबई आ गए हैं और फिर मुंबई में परिचय हुआ, फिर आमने सामने। और तब हमने सोचा कि जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया तो मुझे लगा कि गौरव सोलंकी से उनकी कहानी ली जाए और उनकी कहानी का पाठ करवाया जाए। और गौरव सोलंकी की कहानी का पाठ श्रीराम डाल्टन करेंगे। श्रीराम डाल्टन जो फिल्म मेकर हैं, और मैंने इनसे पहले ही कहा कि जैसे ही कहा कि ऐसे ऐसे मेरी योजना है, तो इन्होंने तुरंत कहा कि हाँ मैं इससे, मुझे बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, इट साउंड्स वेरी गुड, तो मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। और अब मैं श्रीराम से अनुरोध करूँगी कि आपको गौरव सोलंकी की कहानी का पाठ करें इनके शीर्षक के साथ। अच्छा, थोड़ा सज में चलू क्या? हाँ सज लीजिए। बिल्कुल सज लो। कंघी वंगी लाओ? नहीं, मेकअप किट थोड़ा साफा बांध लो। शीर्षक है बच्चों की पहुंच से दूर। हम ऐसा कहते जरूर थे कि हमारी जान निकल जाएगी, लेकिन वो निकलती नहीं थी। जब वो मुझे मारते थे तो मैं बचाव के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसे दीवार की तरह आंगन के बीचों बीच खड़ा रहता जैसे मुझे कोई नहीं हिला सकता। मैं कोई देवता नहीं था कि किसी अस्त्र से उनकी गालियों और लाठियों को वापस लौटा सकूं। इतना ठीक है साउंड? वे मेरे शरीर और आत्मा में उतरती थी और छिपकर बैठ जाती थी, लेकिन मैं खड़ा रहता था, आंखें पूरी खोले। मुझे एक भी दृश्य नहीं भूलना था। जब वे थकने लगते थे तब मैं कहता था कि मैं मर जाऊंगा। तब उन्हें तसल्ली हो जाती थी कि उन्होंने मुझे ठीक से मारा है। वे मुझे छोड़ देते थे और जाकर माँ के कमरे का दरवाज़ा खोल देते। वह रो रही होती थी, जैसे रोने से अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेगी। मैं तब हंसता रहता और उससे बात भी न करता। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने माँ को पहली बार कब देखा था। जो दृश्य मुझे याद आता है वह उसके नहाने का है। उस दृश्य में मैं अपना आसपास नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अब सोचूं तो ऐसा लगता है कि मैं एक तसले में बैठा हूँ और वह नहा रही है। तो बहुत बढ़िया विजुअल है। इसके फिल्मकार बीच में आ रहा है। भाई बहुत मज़ेदार बात है। मुझे याद है, मैं बचपन में भी बर्तन में बैठ कर घुमाया करता था गोल गोल। इसके बाद अचानक उस बाथरूम की बत्ती बुझ जाती। उसके बाद उस बाथरूम की बत्ती बुझ जाती। तब मैं किसी सपने से जागता हूँ। यह मुझे अच्छी तरह याद है कि उस बाथरूम के सामने वाली दीवार में से 2 जगह से ईंटें निकाली हुई हैं। उनमें उसने अपनी बिंदी और बालियां उतार कर रख दी हैं। मैं उन्हें खा जाना चाहता हूँ। मैं ऐसी कोशिश करता भी हूँ, लेकिन वह मुझे गिरने से बचा लेती है। मैं उन्हें खा जाना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं, किसको खा जाना चाहता हूँ? बालियाँ। अच्छा, मुझे लगा कि ईंट। अच्छा, मैं उन्हें खा जाना चाहता हूँ। मैं ऐसी कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वह मुझे गिरने से बचा लेती है, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, बत्ती गुल हो जाती है। बढ़िया एडिटिंग है। वह एक खेल जैसा था। मैं उस कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठता था, जिसके दरवाजे के ऊपर की दीवार पर शोर करने वाली घड़ी टंगी हुई थी। समय का मुझे उस समय अनुमान नहीं था, लेकिन अब लगता है कि कम से कम 1-1.5 घंटा रोज ऐसा बीतता होगा। वह मेरी मौसी थी, जो उस समय के बाद उस कमरे से
मेरे पिता के साथ बाहर निकलती थी, खिलखिलाती हुई, जैसे अभी भीतर उन दोनों ने दुनिया को बनाना सीख लिया है। तब मेरे पिता उस 1 घंटे बैठने का मुझे 1 रुपये थमाते थे और सामने दीवान पर लेट जाते थे। मौसी रसोई में घुस जाती थी और कोई गाना गुनगुनाती हुई चाय बनाने लगती थी। मुझे हैरानी है कि वह रोज़ उस समय एक ही गाना गाती थी, कम से कम 6 महीनों तक एक ही गाना। वह गाना मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें पायल शब्द जरूर आता था। बाद में मेरी क्लास में एक पायल नाम की लड़की थी जिससे मैं बहुत नफरत करता था, और एक बार मैंने उसे प्रकार चुभाकर मारने की कोशिश भी की। प्रकार, अच्छा है। मौसी मेरी माँ की बहन थी, ऐसा मुझे बहुत बाद में पता चला। मुझे हमेशा वह पापा की कुछ लगती थी। बहुत बढ़िया लाइन है। वह तब आई थी जब माँ मेरे लिए भाई या बहन लाने एक कमरे में गई थी। वह न भाई बहन ला पाई और खुद भी 1 साल तक उसी कमरे में पड़ी रही। मौसी को देखकर लगता था कि वह कुछ भी छू देगी तो वह पिघल जाएगा। वह 4 रोटियां, सब्जी, सलाद और दही का खाना खा चुकी होती थी। तब भी शुरू के दिनों में उसकी आंखें देखकर मुझे लगता था कि वह भूखी है और वह कभी भी रो सकती है। फिर अचानक एक दोपहर मैंने घड़ी वाले दरवाजे वाले कमरे में अपने पिता के हाथ उसके सूट के भीतर पाए। पापा ने मुझे देख लिया और वे तुरंत उठकर मेरी ओर दौड़े। मैं बचकर भागा जैसे मैंने चोरी की हो। लेकिन घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और घर से बाहर जाने क्यों मुझे उसूलों के खिलाफ लगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने मेरे पीठ पर दनादन मुक्के मारे और फिर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। मुक्के खाने के दौरान मैं बरामदे में इधर उधर भाग रहा था और माँ अपने बिस्तर से मुझे देख देख कर रो रही थी। यह उसके लिए आसान था, कभी रजाई से बाहर चेहरा निकाल कर और कभी अंदर छिपा कर रोना। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कितने समय बाथरूम में बंद रहा इसका कोई अनुमान मुझे नहीं है। यह मुझे याद है कि जब मैं निकला तो मौसी खाना बना रही थी और उसने मुझे गोद में लेकर चूमा। अगले दिन मैंने स्कूल से लौटकर पापा से सॉरी बोला। तब उन्होंने मुझे 1 रुपये दिया और कहा कि अब से रोज़ जब तक वे मौसी के साथ उस कमरे के अंदर रहा करें, मैं उसके दरवाजे पर बैठा रहूं और ध्यान रखूं कि कोई अंदर न जाए। कोई उस तरफ आए तो मैं सीटी बजा दूं। मैंने कहा कि मुझे सीटी बजाने नहीं आती। उन्होंने मौसी से पूछा कि क्या कोई और इशारा रखा जा सकता है। मौसी ने कहा कि मैं दरवाजे को बजाऊं। इस तरह मैंने 150 रुपये कमाए। तब तक माँ ठीक होने लगी थी और जब वह इस काबिल हो गई कि घर का सारा काम कर सके, तब उसने मौसी को वापस भिजवा दिया, थोड़ा बेइज्जत करके। जितना मुझे समझ आया वो ये था कि माँ ने मौसी से कहा कि उसने उनके राम जैसे पति को जाल में फंसा लिया। पापा उस दिन शायद जानबूझकर बाहर ही रहे। मौसी को बस स्टैंड तक छोड़ने वाला कोई भी नहीं था। वह मुझे बाहों में भरकर देर तक रोती रही और उसने मुझसे वादा लिया कि गर्मियों में मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर वह चल दी अकेली अपना बैग उठाकर, और मैं अचानक इतना उदास हुआ कि मैंने अपना बैट उठाकर उस कमरे की खिड़की तोड़ दी जिसके बाहर मैं 1 रुपया लेकर बैठता था। मैं मौसी को बस अड्डे तक छोड़ने गया। बैग की एक तनी मौसी ने पकड़ी और एक मैंने। उसके होठ जैसे कोहरे में डूबे रहते थे। उसे देखकर लगता था कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकती। घर लौटने पर माँ ने मुझे चप्पलों से मारा। माँ ने मौसी की लगाई सारी तस्वीरें दीवारों से उतारी और फिर घर को अपने मुताबिक सजाया। बैठक के दरवाजे पर उसने वेलकम लिखा, एक पोस्टर लगाया जिसमें एक औरत दोनों हाथों से फूल बिखेर रही थी। उसने पापा का फिर से ख्याल रखना शुरू किया और मैं स्कूल से लौटता था तो दरवाजे से ही अक्सर उन दोनों की हंसी सुनाई पड़ती थी, जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ हो। पापा माँ के और मेरे लिए फिर से नए नए कपड़े लाने लगे।
वे दोनों मुझे साथ लेकर बाजार घूमने जाते और हम सारे शहर के सामने छोटा परिवार सुखी परिवार दिखते। मौसी कभी लौट कर नहीं आई। माँ ने मुझे सिखाया कि बड़ों का आदर करना चाहिए और पापा के सामने उल्टा कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ महीनों बाद वेलकम वाला पोस्टर उतारकर उन्होंने अपनी शादी की एक फ़ोटो बैठक के दरवाजे पर लगाई। उन्हीं दिनों मैंने एक किताब में पढ़ा कि बच्चों की याददाश्त अस्थायी होती है और बड़े होने के बाद बचपन की ज़्यादातर बातें वो भूल जाते हैं। यानी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। एक शाम मैं खेल कर आया तो पापा नहीं थे। माँ रसोई में थी, वह खुश थी। उसने मुझसे कहा, पापा कितने अच्छे हैं ना? मैंने कहा हाँ। मैं अंदर एक कमरे में गया। वहाँ एक कुर्सी संदूक के पास रखकर उससे मैं संदूक पर चढ़ गया। संदूक पर चढ़कर मैंने ऊपर रोशनदान से एक लिफाफा उतारा जिसमें एक पैकेट था जिस पर लिखा था बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वह चूहे मारने की दवा थी। वह पैकेट मैंने जेब में रख लिया और उसी रास्ते से नीचे आया। जब मैं बाहर आया तो पापा आंगन के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठे थे। वे शायद अपने मैनेजर से डांट खा कर आए थे। मुझे देखते ही बोले, पढ़ भी लिया करो, कभी चूहे की तरह घूमता रहता है। इस तरह वे अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार माने जाएंगे। वे अगर मुझे डांटने के लिए चूहे शब्द का इस्तेमाल ना करते तो शायद मैं उनके दूध में चूहे मारने की दवा भी ना मिलाता। लेकिन जिस तरह चिड़ियों के खेत चुग जाने के बाद कोई पछताने का कोई फायदा नहीं है, उसी तरह जहर के हलक से नीचे उतर जाने के बाद अपनी भाषा को कोमल बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगली सुबह एक आम सुबह थी जिसमें पापा का पोस्टमार्टम और मातम जुड़ा था। अगली सुबह एक आम सुबह थी जिसमें पापा का पोस्टमार्टम और मातम जुड़ा था। डॉक्टरों ने उस जहर का तो पता लगा लिया जिससे उनकी जान गई थी, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि जहर किसने दिया। हाँ, हम सबको एक बाबा के पास जाना पड़ा। डॉक्टरों ने उस जहर का तो पता लगा लिया जिससे उनकी जान गई थी, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि जहर किसने दिया, हम सबको एक बाबा के पास जाना पड़ा। बाबा किसी बच्चे के अंगूठे के नाखून में घटना का पूरा वीडियो दिखा देते थे। बाबा पहले अपनी मुट्ठी में रेत लेता था, फिर उसे अपने मुंह के पास ले जाकर कोई मंत्र बुदबुदाता था और फिर इशारे से कहता था कि किसी बच्चे को उसके सामने लाकर बिठाया जाए। माँ लगातार रो रही थी। इशारा उन्हें तो समझ नहीं आया, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे गोद में उठाया और बाबा के सामने बिठा दिया। मेरे ऊपर बाबा ने रेत फेंकी, फिर मेरी आंखों पर अपना हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा, फिर मेरी हथेली को आगे किया और पूछा कि मुझे अपने अंगूठे के नाखून में क्या दिख रहा है। मैंने बताया कि मुझे बहुत अंधेरा दिख रहा है। हाँ, अब रोशनी हुई। कौन सी जगह है ये? कैमरा इस स्टील के डिब्बे पर ही फोकस क्यों है? अरे हाँ, ये तो गुड़ वाला डिब्बा है और ये हमारी रसोई है। फिर कुछ रुक कर मैं लगातार अपने नाखून को देखता रहा। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं जिस क्षण बोलूँगा उसी क्षण कातिल के गले में फांसी का फंदा डल जाएगा। मैंने कहा कि जो मैंने देखा है वह नहीं बता सकता। फिर जब सबने बार बार पूछा, माँ ने मेरे पैरों में गिरकर, चाचा ने गाल सहलाकर, तब मैंने बताया कि डब्बे से गुड़ निकालने के बाद माँ ने डिब्बे के नीचे की अलमारी में लगे अखबार के नीचे से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। पुड़िया हरे रंग की थी और उस पर लिखा था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। फिर माँ ने पुड़िया खोली और स्लैब पर रखे दूध के गिलास में खाली कर दी। फिर दूध और गुड़ की डली लिए बहुत धीरे धीरे माँ रसोई से बाहर आई। वहाँ जहाँ कुर्सी पर पापा बैठे थे, उन्होंने जूते उतार दिए थे, लेकिन मोजे नहीं। इसके बाद मैं चुप हो गया। माँ ने बाबा की गर्दन पकड़ ली। बाबा के चेलों ने माँ को मारते हुए बाबा को छुड़वाया। सब लौट आए। नाखून का वीडियो तो अदालत में सबूत की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मैंने कुछ दिन बाद पहले पुलिस के सामने और फिर अदालत में बयान दिया कि मैंने असल में अपनी माँ को पापा के दूध में
उस पुड़िया से निकला पाउडर मिलाते देखा था। जज साहब ने पूछा, तुम्हारी मम्मी पापा से लड़ते भी थे? मैंने कहा ज़्यादा नहीं, लेकिन अंकल उस पुड़िया में क्या था? बहुत सुंदर श्री राम ने इस कहानी को पढ़ा और बहुत सुंदर कहानी गौरव ने लिखी हुई है। मैं चाहूँगी कि गौरव और सारंग, जैसा इस कार्यक्रम का हमने एक खाका तैयार किया था कि रचनाकार अपनी रचनाओं को सुनेंगे और फिर उसके बाद रचना प्रक्रिया पर या उस रचना के बारे में या और उसके साथ साथ और जो भी बात करना चाहें वो करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ सारंग को कि सारंग आप आए और वहीं से बोले। वहीं वहीं से बोलें। इस बहाने क्या है ना, सब जगह घूमे क्योंकि कॉर्नर अलग हो जा रहा है। नीम की पत्तियाँ तकरीबन 2 साल पहले लिखी गई कहानी है और इस कहानी का एक तकनीकी पहलू ये है कि जिस ट्रेन के बारे में मैंने कहानी में जिक्र किया है उसका स्टेशन बदल करके अभी कुर्ला कर दिया गया है। बाकी वो ट्रेन वैसी ही है और सालों से काफ़ी साल पुरानी ट्रेन है वो। और उस ट्रेन में नीम की पत्तियां बेचने के लिए कई महिलाएं जो हैं वो तोड़ती हैं उनको, गट्ठर के गट्ठर रख करके उनको मुंबई में बेचने के लिए आती हैं और वो उनका वो रात का ही सफ़र रहता है। तो ये मुंबई मेरा पिछले 6-7 साल से, मैं पिछले 6 साल से मुंबई हूँ और इसके अलावा इधर उधर घूमता भी रहा हूँ। तो इस दौरान वो ये सारी जो मेरी रचना है वो इसी पूरी कहानी इसी यात्रा में ही पकी है और ये बड़ा ही कष्टकारी इनका जीवन होता है। और वाकई में जब ये चाहे सावदा है, निम्बोरा है या बुरहानपुर के आसपास का इलाका आप जब देखते हैं तो ये वाकई में बूढ़ी महिलाएं, चाहे वो 55-56 साल की है, हाथों मतलब सर पर नीम का गट्ठर लेकर के वो भागती हैं और एक दूसरे को आवाज़ लगाती है और टीसी या ट्रेन रुकने का, और वाकई में इनको जिस तरह से लतिया करके दुत्कार करके भगाया जाता है और ये आज भी होता है। और चंद पैसों के लिए जो इनका संघर्ष है वो मुझे लगता है कि बेहद ही मतलब बहुत ही दुरूह किस्म का संघर्ष है और ये रचना वहीं से मेरे पास आई है। और मतलब ये जो रात को कई बार जब मैं भी वहाँ से आया तो उनकी स्थिति वाकई में देखने लायक होती है। कई बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी मदद की जानी चाहिए, कई बार इनको उठा करके भगा दिया जाता है या कई बार पैसे नहीं होते। तो ये कहानी मूलतः वहाँ से मेरे पास आई, बस इतना ही कहना चाहिए। और मैं गौरव से अनुरोध करूंगी कि गौरव अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं, रचना के बारे में भी बताना चाहें तो बताएं और जो लास्ट सवाल छोड़ा है उसका जवाब देना चाहें तो वो भी दें क्योंकि हम सब लोग इंतजार कर रहे थे अब इसके बाद कोई लाइन आएगी। नहीं, ये दो चीज बताएं कि उस पुड़िया में क्या था, दूसरा ये है कि आपकी सिर्फ पूरी कल्पना है कि आप कर वर गया है। नहीं, दरअसल ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है, इसमें हंसने के पॉइंट बिल्कुल नहीं थे। हाँ। और मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब हंसी आ रही थी इस पूरे कहानी पाठ के लिखने दौरान। का लेखन का तरीका इस तरह था कि उसमें एक चूंकि एक व्यंग्य एक सटायर उसमें था वो, तो वो उससे एक हास्य उपजता था। और कहानी दोनों ही जो थी जहाँ तक मैं देखी कि वो नीम की पत्तियां हो या ये कि दोनों में वो अपने अपने तरह की एक सेंसिटिविटी थी। एक जिस समस्या को इन्होंने सारंग ने सामने रखा तो दिन रात झेल ही रहे हैं और बड़े विकराल रूप से जो लोग हंस रहे थे वो कहानी पे नहीं हंस रहे थे, उस बच्चे के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। सबने ही उस तरह की हरकतें की होती हैं और कहीं ना कहीं सब जानते हैं उसे। तो हंसने का पॉइंट कहानी नहीं थी, वो आइडेंटिफिकेशन था उस बच्चे के साथ में, साम्यता थी। और वो मैं समझती हूँ कहानीकार की बहुत बड़ी सफलता है कि उसने सबको उस बचपन में लौटाया उस बच्चे से। जैसे इन्होंने कहा श्री राम ने कि मुझे लगा मैं भी तसला उस तरह घुमाया करता था, या इन्होंने पूछा कि आप ऊँचे खाना चाहते थे या बिंदी और बाली खाना चाहते थे। तो हम उस कहानी में घुस गए थे, इसलिए हम लोग हंस रहे थे, ना कहानी से संवेदनशीलता की कमी के कारण नहीं। उस कहानी की अवान्तर कथा भी बताइएगा, है ना, ये जानते हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ, है ना, ज्ञानपीठ वाला जो पूरा मामला था। खग जाने खगी की भाषा। मुझे भी जिस तरह हंस रहे थे तो मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ऑफेंड हुआ मैं कहीं उससे, लेकिन
मुझे इस तरह अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसे रीड करूंगा या लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे। हाँ, रिएक्शन क्योंकि लिखे जाने के मतलब मुझे लगता है कई बार चीज़ें, एक ट्रेजिक कहानी है बहुत ज़्यादा, जिसका जो प्लॉट है बहुत ट्रेजिक है, और जब उस सीमा पे चीज़ें चली जाती हैं तो कई बार वो फिर से हंसी की तरफ आ जाती हैं, मुझे लगता है। मतलब जो ब्लैक ह्यूमर जिसको बोलते हैं कि जो इतना डार्क हो जाता है कि वो ह्यूमर हो जाता है। तो पुड़िया में तो जहर था निश्चित रूप से, चूहे मारने की दवा है, वो जिक्र भी है उस कहानी में। और ये कहानी आउटलुक में छपी थी, पहले बहुत जगह से कहानी वापस भेज दी गई थी, लोगों ने, सबने कहा कि बहुत अच्छी कहानी है लेकिन हम छाप नहीं सकते, अखबार में मैंने भेजी थी। और तो एक दिलचस्प चीज़ ये है कि मेरे मम्मी पापा सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, उनके पास ये पत्रिका थी तो वो पढ़ रहे थे, तो उसी सहयात्री ने उनसे वो मैगजीन देखी तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे की कहानी है। तो उन्होंने पढ़ी कहानी, पूरी कहानी पढ़ के उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये सच्ची कहानी है या बनाई गई कहानी है। तो कहानी मेरे दिमाग में अक्सर इमेज से किसी शुरू होती है कहानी, कोई प्लॉट मेरे दिमाग में नहीं आता, एक चित्र आता है, अक्सर स्टिल फोटोग्राफ आता है जहाँ से कहानी शुरू होती है। तो मैं एक और कहानी लिख रहा था, लंबी कहानी, उसके अंदर आया ये जिक्र कि एक बच्चा घर लौटता है खेलते हुए शाम को, और उसके पापा ऑफिस से लौटे हैं जो जूते उतार रहे हैं, और वो उसे डांटते हैं कि तू चूहे की तरह क्यों घूमता रहता है। तो वो वहाँ मैं अटक गया उसमें, वो बाकी कहानी जो मैं लिख रहा था वो मैं उस सीन पे अटक गया, और फिर मैंने उसे छोड़ के तुरंत ये कहानी लिखनी शुरू की। वो बहुत लंबी कहानी थी, ये बहुत छोटी कहानी थी। और एक खबर मेरे दिमाग में थी बहुत साल से, मैं जब मुझे लगता है 14-15 साल का था, तभी मैंने कुछ खबर देखी थी इस तरह की, जिसमें एक बच्ची थी जिसको उसके पिता इस तरह दरवाजे के बाहर बैठा दिया करते थे कि कोई आए ना, वो ध्यान रखे। तो उसको ने बहुत सालों तक उस चीज़ ने हॉन्ट किया था मुझे। तो वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिल गई और उससे ये कहानी बनी। क्या है ना, बच्चों का जो बाल सुलभ जो एक सोचने का तौर तरीका होता है, वो कितनी भी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हो, लेकिन वो जो उनका जो लॉजिक होता है, जो बेस होता है किसी भी चीज़ को समझने का, वो ह्यूमरस तो होता ही है। क्यों छोटे छोटे बच्चे थोड़े चलते हैं, लड़खड़ा के चले तो उनके चलने पे, उनके गिर जाने पे भी हंसी आती है, आपको प्यार आता है, ये कुछ ऐसी ही बात है। अब कहाँ इसकी मौसी के साथ इसके पिताजी के संबंध थे, माँ परेशान थी इन बातों से, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस बात में है कि वो पैसा अब मुझे नहीं मिलेगा, वो इस बात से भी दुखी है। नहीं, वो इस बात से मेरे ख्याल से दुखी नहीं, मतलब मेरा अगर हो सकता तो यहाँ पे अब आइए, तो एकदम से मुझे इसमें पढ़ने के दौरान मुझे महसूस हुआ अपने बच्चा इसलिए दुखी है कि मौसी से भी उसे लगा रहा हाँ, है। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन वो पैसे वाली बात ही बहुत अंडरलाइन की गई है कि वो उस जगह पे बैठ कर हो सकता है वो आपको लगा, पर मतलब मेरे लिहाज से वो हो सकता है कन्वे हुआ। पैसे की बात पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी कि खुश हो जाएगा, लेकिन बच्चे के भी इमोशंस हैं बाद में। जो बच्चा मौसी के बच्चा जब बता रहा है कि 150 रुपए मैंने कमाए, हाँ, तो एक तरह से अवधि बता रहा है कि 150 दिन कितना लंबा हुआ होगा 1 रुपए का, मतलब वो तो पता चला है, सिंबॉलिक है कि कितने दिन आपने वो है। ये तो इसी तरह के सारे प्रतीक आए जो कहानी को जिस अंत तक लेके जा रहे हैं, उस अंत पर आप जरा थोड़ा और विश्लेषण करिए, है ना। अक्सर कहना ही चाहते हैं ना कि उस औरत की व्यथा कथा जो है, जो यहाँ तक हिम्मत करती है करने की, उस दृष्टि से नहीं, दरअसल नहीं, ये व्यथा तो बच्चे की है। व्यथा मेरे ख्याल से औरत से ज्यादा बच्चे की व्यथा है। और असल में बच्चे ने ही जहर डाला था, जो वो पहले बताता है कि मैं चढ़ा रोशनदान से मैंने निकाला। ऑब्वियसली हाँ, वो लेकिन झूठ बोलता है पुलिस के सामने कि मेरी माँ ने जहर डाला है। और अक्सर इस तरह की कहानियां जो मैंने पढ़ी हैं, उनमें औरत के प्रति सहानुभूति ज्यादा होती है उस बच्चे की बजाय। तो वो जो माँ है वो भी बच्चे की नजरों में दोषी है कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल, वो दिख रहा है। क्योंकि बच्चे को बचा नहीं पाई, वो बहुत बार बचा नहीं पाई बच्चे को, दिख रहा है। जो उसकी जिम्मेदारी थी।
वो बच्चे की नाराजगी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए वो रोते रहना, रजाई में कमजोर होके पड़े रहना, इस शब्द का इस्तेमाल कि उसके लिए ये आसान था, उसके लिए आसान ये बताता है कि कहाँ बच्चा। तो ऐसा लगता नहीं शायद अंत तक जाते जाते कि बच्चा बाप पे गुस्सा इतना था कि वो उसे मार सकता है किसी उसमें, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो ये झूठ बोलेगा कि मेरी माँ ने बाप को मारा, क्योंकि वो माँ को उसकी अज्ञानता भी है इसमें जिसमें वो बहुत क्रूर हो गया है, लेकिन उसकी नजरों में माँ और पिता दोनों दोषी हैं। तो कहीं एक ये भी रहा होगा कि हाँ किसी का नाम हम ले लेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। बच्चा कहीं छोटा भी हो लेकिन उसे जान की चिंता तो हर को रहती है, छोटा हो बड़ा हो। हाँ ये मुझे भी यही महसूस हुआ, उस जगह पे यही महसूस हुआ कि बच्चा ठीक वैसे ही कि चोरी करने की तरह है कि किसने चुराया, तो नहीं मैंने नहीं दीदी ने चुराया। हाँ, ठीक वैसी ही बात है कि माँ पे डाल दूंगा तो कम से कम फिलहाल हाँ बच जाएगी। अब पुलिस जब इसमें बच्चे की खींच भी दिखती है कि जो सिस्टम है वो उसको मतलब न्याय नहीं हो पाया। वो देख रहा है एक रिलेशन है जो माँ और पिता का होना चाहिए वो नहीं है, जो मौसी और माँ का होना चाहिए वो नहीं है। सारे रिश्ते गड्ढमड हो गए और बावजूद इसके सब कुछ सिंपल है। वो कहता ना एक समान दिन था जब पिता का पोस्टमार्टम और वो एक साथ हो, तो सारी गड़बड़ियों के बावजूद सब कुछ सामान्य था। वही बच्चे की वही उसको परेशान कर रहा था, चीजें फिर से सामान्य हो गई थी। अगर वे ना होती तो शायद बच्चा उस हद तक नहीं जाता, क्योंकि मौसी के लौटने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। इसी तरह की घटना आपने कहीं पढ़ी थी? सिर्फ ये हिस्सा पढ़ा था कि एक पिता इस तरह अपनी बेटी को घर के बाहर दरवाजे के बाहर बिठाता था कि कोई आए नहीं जब वो सिर्फ वो हिस्सा पढ़ा था। संबंधों की गड्ढमड हालत में इस तरह जो अपने बच्चे को बिठाता है, वो वहां तक आपने नहीं वो घटना पढ़ी थी? यही पढ़ी थी घटना। हाँ, इसी तरह के संबंधों की स्थिति। बेसिकली ये है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कहानी तो आई आउटलुक में तभी मैं पढ़ा जा रहा हूँ। बेसिकली जो है बच्चों को जो हम माहौल देते हैं, जो एक भय के वातावरण में उलझनों के बीच जो हम रखते हैं, उसका क्या रिएक्शन होता है, बस वही कहानी। मुझे ऐसा नहीं कि जो हम उसको एक रिलेशनशिप के अंतर्गत जो हम रहते हैं, वो बात बात पे डांटना मारना और उस पूरे माहौल में जो एक उसे जो हम चीज़ें दूर रखते हैं और वो हमारा किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे वो बच्चों को वहाँ नहीं बैठाते, बच्चों की पहुँच से दूर रखे, जो लाइन है अपने कोई जहरीली चीज़ों से दूर रखे। वो जहरीला मतलब जहरीला माहौल हाँ जो मतलब माँ के रहते हुए मौसी से करना एक तरह से, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखने वाली बात है। तो वो एक बहुत भय ने जो क्रिएट किया है, उस भय का क्या परिणति होता है। लड़का का बस मकसद यही है कि वो बचना चाहता है, वो अपने आप को बनाए रखना चाहता है, खुश रहना चाहता है। तो माँ के विपक्ष में खड़ा नहीं होता है और मौसी बीच चली जाती है तो चली जाती है, ठीक है। अपने आप को कैसे मतलब इस पूरे भय का वातावरण से कैसे निकाल पाए। और आखिर में वो जब आती है तो बात आता है कि मतलब बात आती है कि किसने जहर दिया, तो वो झूठ बोल देता है। और जाहिर सी बात है कि उसको बस बचना है, उस पूरे माहौल से वो निकलना चाहता है, पूरे उस भय अवसाद का जो स्थिति है। पूरे का पूरे असामान्य वातावरण में बच्चा पला है, उसके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है। और ट्रिगर पॉइंट तब आता है जब उसे उसका पिता कहता है कि एक चूहे की तरह से, तो चूहा वो बताना चाहता है कि चूहा मैं नहीं हूँ, तू चूहा है, आई कैन मेक यू वन, चूहे की मौत मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और वो दे देता है। तो इतनी बुद्धि उसके अंदर नहीं है कि पिता के मरने पर घर की स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, माँ को क्या होगा। एक छोटा बच्चा है और असामान्य वातावरण और जिसमें लगातार पिटाई, क्योंकि शुरुआती कहानी की इस बात में है तो उन्होंने खूब पीटने के बाद वो संतुष्ट हो गए जब उसने कहा मैंने मार खा ली। तो इस तरह के परिवार में आप एक सामान्य बच्चा और एक सामान्य वातावरण या सामान्य सोच की उम्मीद नहीं कर सकते। तो वही उसका रिजेंटमेंट जो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था, उस पॉइंट पर बिल्डअप हो गया है। एंड देन सडनली उसको लगता है कि इसका तो परिणाम ऐसा हो गया कि मैं फंसूंगा, तो उसको लगता है कि माँ को ही बोल देना चाहिए, क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी विद हिज मदर। मैं चाहूँगी कि सारंग की कहानियों को भी खासकर, चूँकि कुछ लोग तो बहुत देर से आए तो उन्होंने गौरव की कहानी सुनी, लेकिन जो पहले से हैं जिन्होंने सारंग की कहानी सुनी है उनके ऊपर भी अगर कुछ जैसे श्री राम भी अपनी बात रखें, क्योंकि ये भी जो इनकी जो कहानी थी नीम की पत्तियाँ, जो मेहनत कश की, जो एक तो रोटी की कमाने की चिंता है और साथ साथ जो है खास करके महिलाओं और लड़कियों को
वो अपनी अस्मिता और अपना अस्तित्व और अपनी अस्मत ये सारी बचाने की जो चिंताएं होती हैं, और उन चिंताओं के साथ अपने ज़िंदगी की जद्दोजहद में वो फंसी आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो और ख़ास करके आज जिस तरह का माहौल चल रहा है कि शहर क्या, गांव क्या, छोटी जगह क्या, बड़ी जगह क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, सबके साथ खास तौर से जो ये क्राइम अगेंस्ट विमेन और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी अगर आप लोग कहीं थोड़ी सी बातचीत करें तो। मतलब ये अच्छा लगा जैसे सफ़र है, ज़िंदगी का सफ़र और वो ट्रेन का सफ़र जी, तो वो दोनों साथ साथ सामंजस्य से जो बैठाया गया है, और वो वाकई लगता है कि आदमी सफ़र कर रहा है, सफ़र कर रहा है, मतलब सफ़र भी कर रहा है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों यात्रा देता है, हिंदी का सफ़र, अंग्रेजी का सफ़र दोनों हो रहा है। मतलब जो लोग उस ट्रेन मतलब उस रूट पे ट्रैवल किए हुए हैं उनको मालूम पड़ता है, सब सामने आता है, तो वो अच्छा लगा। हालांकि आपने ये बताया अभी वो दादर से कोरला हो गया, मुझे मालूम नहीं था, मैं दादर से सोचता था उस ट्रेन का नाम भी मतलब शायद वही है जैसा पहले वो पठानकोट एक्सप्रेस है, वैसे वो पंजाब मेल चलता था, तो इट इज स्टिल नोन एज पंजाब, तो द न्यू स्टेट टू गोल्डन टेम्पल। तो वो मुझे वो एक अच्छा लगा कि वो दोनों जो टाइम के सफ़र है वो साथ में है, और वो आप भी उसके साथ मूव करते जाते हैं, वाचक भी उसके साथ मूव करते जाते हैं।